तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की वैकेंसी जारी की गई है बिहार में, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँ कि टोटल वैकेंसी कितनी जारी की गई है, तो 3737 पोस्ट वैकेंसी जारी की गई है, जो कि मात्र 10वीं पास अगर आप हैं, तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे। साथ ही आप लोग ये भी जान लीजिए कि ये ऑफिस अटेंडेंट की नौकरी है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँ, तो क्या-क्या इसका प्रोसेस है, वो सब आपको समझने के लिए इस वीडियो को मात्र 3 से 4 मिनट देखना होगा। 3 से 4 मिनट में आप लोगों को समझा दिया जाएगा कि आप इस बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वैकेंसी को किस तरह से आप इसको अप्लाई कर पाओगे, इसमें नौकरी ले पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या इसका प्रोसेस, क्या इसका प्रक्रिया है। तो अब मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों को सीधा नोटिफ़िकेशन पे, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, विज्ञापन संख्या 6/2025 लिखा गया है। ऑनलाइन आवेदन होने की तिथि जो है 25/8/2025 है। आवेदन की अंतिम तिथि जो दिया गया है वो 26/9/2025 दिया गया है। यानी कि आपके पास में पूरा-पूरा 1 महीना टाइम है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। वहीं पे आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे वेतनमान जो होगा वो लेवल 1 का वेतन आप लोगों को मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता जो है, आपके पास में 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम, ठीक है? उसके ऊपर अगर आप पढ़ाई किए हैं तो आप उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन रहेगा आपको। अब यहाँ पे पदों की बात कर लेते हैं, कितने पद जारी किए गए हैं, तो ये देखते चलिए आप लोग। कार्यालय परिचारी के लिए, जनरल के लिए ये सीट दी गई हैं और यहाँ पे ओबीसी के लिए, बीसी के लिए, ईबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ठीक है? और ये ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें दी गई हैं। तो इस तरह से सीटें जारी की गई हैं। मैं धीरे-धीरे इसको स्क्रॉल करूँगा ऊपर की तरफ में, आप इसको आराम से देखते चलोगे, ठीक है? किसके लिए कितनी-कितनी सीटें जारी की गई हैं। यहाँ पे कार्यालय परिचारी के लिए यहाँ पे 17 सीट जनरल के लिए है, ये बीसी के लिए है, ये ओबीसी के लिए है, ये ईबीसी के लिए है। इस तरह से सीटें दी गई हैं, ठीक है? तो आप इसको क्या करोगे, आराम से ऐसे देखते हुए चलोगे, ठीक है? अपना जो भी आपका सीट है, वो सीट देख लोगे कि आपकी सीट में कितनी वैकेंसी जारी की गई हैं आपके लिए। उसके बाद ही आपको इस फॉर्म को फिल करना है। टोटल फॉर्म का बात करते हैं कि टोटल फॉर्म कितना यहाँ पे टोटल कितने पोस्टों पे वैकेंसी जारी की गई है, तो वो आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा और ये पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, वहाँ से आप इसको भी देख पाओगे। तो मैं सीधा नीचे चलता हूँ, जो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी आप देखोगे यहाँ पे 3727 पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि 1700 सीट जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 27 सीट, ईबीसी के बीसी के लिए 37 सीट, ठीक है? और 47 और ईबीसी के लिए यहाँ पे 702 सीटें हैं। इस तरह से अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग सीटें दी गई हैं। हिंदी में लिखा गया है, उसको आप अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अनारक्षित जाति, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, अनारक्षित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी को बोला जाता है, पिछड़ा वर्ग, और ये महिलाओं के लिए सीटें है। फिर आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, तो ये सब सीटें हैं, ठीक है? आराम से आप इसको पढ़ लोगे, अपना देख लोगे आपके लिए कितनी सीटें जारी की गई हैं। अब जो मुख्य बातें हैं समझने के लिए वो ये हैं, यहाँ पे अच्छे से देखते हुए चलोगे कि यहाँ पे 1216 पद सम्मिलित हैं, किसके लिए? महिलाओं के लिए, ठीक है? लेकिन उसके आगे क्या कहा गया है कि 35% सीट जो होगी वो आरक्षित सीट होगी, किसके लिए? जो यहाँ की मूल निवासी हैं, बिहार की जो मूल निवासी महिलाएँ होंगी, उनके लिए 35% सीटें जो है आरक्षित हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक हैं, जो घट-बढ़ सकती हैं। ठीक है? इसमें कुछ बढ़ भी सकता है, कुछ घट भी सकता है, इसके लिए वो ज़िम्मेदार नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, रिक्तियाँ के लिए जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, वो 10वीं पास दिए गए, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आप लोग को बता दिया मैंने कि 10वीं होना चाहिए। 10वीं आप किसी भी बोर्ड से किए हैं तो वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो उम्र सीमा होना चाहिए, कितने साल तक के आप होने चाहिए, तो कम से कम आपका उम्र जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका उम्र 37 वर्ष होना चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, पुरुष या महिला, तो आपका 40 वर्ष उम्र होना चाहिए और यहाँ पे आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष, यानी कि जनरल की जो महिलाएँ होंगी, उनके लिए भी 40 वर्ष उम्र रखा गया है। फिर यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष की उम्र रखी गई है। साथ ही अगर कोई दिव्यांग है तो उसके लिए 10 वर्ष का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। तो सब कुछ अच्छे से आप लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, ठीक है? आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो अच्छे से समझेंगे। आपका
जो जन्म तिथि होगा वही मान्य किया जाएगा जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे हो, यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य किया जाएगा। आधार कार्ड वगैरह या फिर आपके जन्म प्रमाण पत्र के लेकर के मान्य नहीं होगा, आपके 10वीं पे जो होगा उसी का मान्य होगा, ये बोला गया है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो जो एज में छूट मिलेगा वो एज में छूट मिलेगा। इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ते हुए आगे चलेंगे। जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आप लोगों को फटाफट से समझाते हुए आगे चलता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या कहा गया है कि कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। यानी कि जो फॉर्म जारी किया गया 3727 पोस्ट पे, अगर इसमें 40,000 से ज़्यादा पोस्ट गिर जाते हैं, अप्लाई हो जाता है तो 2 परीक्षाएँ ली जाएँगी। एक मुख्य परीक्षा और एक प्री और एक मेंस लिया जाएगा, ठीक है? तो बिहार का एग्ज़ाम है तो 40,000 से ज़्यादा सीटें तो पोस्ट तो अप्लाई होंगे ही, फॉर्म अप्लाई होंगे ही। तो इसका मतलब कि इसमें 2 परीक्षाएँ ली जाएँगी, ये पहले से निश्चित रखिए आप लोग। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि आगे और क्या-क्या चीज़ दिया गया है। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो वैकेंसी है, वैकेंसी से 5 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है? और उसके लिए दोबारा से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है? तो ये भी आप लोग अपने दिमाग में रखते हुए चलेंगे आगे में। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिनका दोनों का नंबर समान आ गया, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा कि जिसका एज ज़्यादा होगा, तो उम्र वाले के अधिक उम्र वाले मेगा सूची में ऊपर रखे जाएँगे। अगर साथ में अगर वैसा हो कि उम्र भी बराबर हो गया, तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ए टू जेड के हिसाब से जिसका नाम पहले आएगा मेगा सूची में उसी को ऊपर रखा जाएगा। तो ये भी देखते हुए चलेंगे। साथ में क्या कह रहा है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी का पहले एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। उसमें आपका क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो बहुबल वैकल्पिक होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएँगे जिसमें से कि 1 गलत होगा और 1 गलती के लिए अगर आप एक कोई गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा, ठीक है? अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग के लिए 20 मिनट का अधिक समय दिया जाएगा। वैसे आपको 2 घंटे का समय मिलेगा इस पूरे फॉर्म को, इस पूरे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? इन 100 क्वेश्चनों को बनाने के लिए आप लोगों को 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, लेकिन दिव्यांगजनों को 20 मिनट अधिक समय दिया जाएगा। तो ये सब बातें। फिर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि और क्या-क्या, तो जो मुख्य परीक्षा होगी आपकी, मुख्य परीक्षा में जो आप लोगों को मिलेगा बनाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए कि 30 अंक गणित से होंगे, 40 अंक सामान्य ज्ञान से होंगे और क्या-क्या चीज़ होंगे वो चीज़ भी यहाँ पे दिया गया है कि लघुत्तम, महत्तम, समापवर्तक, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, घनमूल, वर्गमूल, प्रतिशत, लाभ बटा हानि, विक्रय मूल्य, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ बहुत मुश्किल सिलेबस नहीं है, ठीक है? सामान्य ज्ञान में जो चीज़ें हैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है सामान्य ज्ञान में, सामान्य ज्ञान को आप लोग अच्छे से देखेंगे। फिर सामान्य हिंदी है यहाँ पे संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची, ये सब चीज़ दी गई हैं, शुद्ध, अशुद्धि, वक्त, तत्सम, तद्भव शब्द दिया गया है। तो ये सब चीज़ें पढ़ना होगा आप लोग को। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो ये नाम के लिए होता है कि इतना दिया गया है, लेकिन इतना होता नहीं है क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है? ये कह रहा है यहाँ पे कि अनारक्षित के लिए 40% माँगना होगा, पिछड़ा के लिए इतना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कोशिश करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आने के लिए, तभी आप मेगा सूची में शामिल हो पाएँगे। आगे देखेंगे यहाँ पे तो कितनी-कितनी फीसें रखी गई हैं अप्लाई करने के लिए, तो ₹540 अगर आप यहाँ के हैं, बिहार के निवासी हैं, सामान्य वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, पुरुष अभ्यर्थी तो ₹540, बाकी सभी के लिए यहाँ पे ₹135 रखी गया है। और अदर स्टेट से अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आपको यहाँ पे ₹540 ही लगेगा इसको अप्लाई करने के लिए। तो ये सब चीज़ें थी, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी ऑनलाइन आप इसका पेमेंट कर सकते हैं और कुछ इसमें ज़्यादा जानने लायक है नहीं, तो इतना ही था। अब यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जल्द मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसे देख कर के आप इस फॉर्म को भी अप्लाई कर पाओगे। अभी फ़िलहाल आप लोगों के पास में 1 महीने का टाइम है और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी, ठीक है? तो आप लोगों के पास में एनसीएल होना चाहिए, ठीक है? एनसीएल होना चाहिए, एनसीएल होगा तो ही आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो एनसीएल के बिना आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अभी 1 महीना टाइम है, आप आराम से क्या कीजिए कि अपना एनसीएल जिसके पास में नहीं है वो एनसीएल बनवाइए, फटाफट से बनवा करके उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चन कुछ भी रह गया जो समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, बताएँगे आप लोगों को। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।